Assalamu alaikum viewers. My name is Mohammad Yasir Kyani, Assistant Professor of Chemistry, and today our topic is crystalline solids and structure of NaCl. तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यासिर कैनी एवरीथिंग। तो आज हमने डिस्कस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एज यू नो दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर वेल ऑर्डर्ड, दे हैव डेफिनेट अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। तो जब एटम, आयन या मॉलिक्यूल आपस में मिलकर रिपीटिव यूनिट्स बनाते हैं, ठीक है, और वो रिपीटिव यूनिट्स जो हैं वो मिलकर एक ज्योमेट्रिकल शेप दे देते हैं मॉलिक्यूल को, एंड दैट ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड एज क्रिस्टल। तो क्रिस्टल इज अ टिपिकल ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। द टिपिकल ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ क्रिस्टल। सो यू नो दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर वेल ऑर्डर्ड। इनके अंदर एक थर्ड डिग्री ऑफ ऑर्डर होता है, 3D ऑर्डर होता है, ठीक है। एग्जांपल्स आगे हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल्स में बी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, में बी आयनिक और में बी कोवेलेंट। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्रिस्टल्स के अंदर एक स्मॉलेस्ट रिपीटिव यूनिट होती है जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल बार बार रिपीट होता है और वो यूनिट सेल रिपीट होने के बाद एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है, ठीक है। Repeative unit cells, repeative arrangement of unit cells, they make a crystal. A crystal is said to be a polymer of unit cells. ठीक है। तो यूनिट सेल वो मिनिमम अरेंजमेंट होती है जो किसी क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन कर सकती है। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, एज यू नो दैट द आइसोमेट्रिक, द हेक्सागोनल, द टेट्रागोनल, द ट्राइगोनल, द ऑर्थोरोम्बिक, द मोनोक्लिनिक एंड द ट्राइक्लिनिक। दीज आर द 7 crystal system, and each crystal system can be represented by a unit cell. Can be represented by a unit cell. A unit cell is the smallest unit with all the symmetry of the entire crystal. यानी unit cell is the minimum repeative arrangement of atoms, ions और molecules which can define a crystal system. जो किसी crystal system को define कर सकती है, that is called as a unit cell. तो यूनिट सेल बेसिकली किसी क्रिस्टल लैटिस की मिनिमम रिपीटिव यूनिट होती है, बार बार वो रिपीट हो रही होती है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल विच कैन डिफाइन अ क्रिस्टल सिस्टम। अगर क्यूबिक की यूनिट सेल है तो वो एक छोटा सा क्यूब होगा, एंड देन फिर वो आपस में रिपीट होते जाएंगे और पूरा एक स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी यूनिट सेल विल बी कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस। आगे हम देखेंगे इसे। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? एन अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें यूनिट सेल के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल इसमें कंबाइन हुए हैं और ये एक क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस इज अ अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल यूनिट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी यूनिट सेल कैन बी कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। उसके बाद आगे क्रिस्टल लैटिस 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यूनिट सेल एंड इट्स शेप। अब देखें, सबसे पहले हम NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर आपके पास फार्मूला यूनिट्स होते हैं। देयर आर पॉजिटिव सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस। सोडियम आयंस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स के साथ एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज Na आयंस, ठीक है। तो ये कैथोड लेविंग चार्ज होगा, ठीक है, इसे हम कैटायन कहेंगे, ठीक है। और क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम से ये क्लोराइड आयन बनाएगा विच विल बी एनोड लेविंग नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, इसे हम एनायन कहेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो NaCl यूनिट्स हैं, ये NaCl आयंस हैं, तो ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन NaCl Na ions are located that there are 6 chloride ions around it and vice versa, यानी 6 sodium ions are surrounded by 6 chloride ions, ठीक है। तो साइज ऑफ Na ion is smaller than that of Cl ion because हमें पता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो that becomes a positively charged ion, and the remaining protons, 11 protons are there to attract 10 electrons now, so it will be much smaller. इसका जो आयनिक रेडियस होगा वो सोडियम के एटम के मुकाबले में कम होगा। इसी तरह जो क्लोराइड का आयनिक रेडियस होगा वो क्लोरीन एटम के मुकाबले में
बड़ा होगा, क्योंकि क्लोरीन एटम नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसका आयनिक रेडियस अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। इसी तरह जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसका आयनिक रेडियस अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये सॉलिड NaCl है। NaCl का सिस्टम क्यूबिक है। द नंबर ऑफ एनायंस व्हिच contact a unit cation is called as its coordination number। देखें, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज which surround a negative charge, जितने पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज को सराउंड करते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, वो उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यहाँ पर 6 Na आयंस ने एक क्लोराइड आयन को सराउंड किया हुआ है, इसलिए NaCl के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। देखें, यहाँ पर आपके पास ये एक Cl है विच इज सराउंडेड बाय 4 Na आयंस, एंड इसी तरह एक सोडियम है, उसके इर्द गिर्द ये एक फेस है। फेस के अंदर दिखाया गया है कि एक फेस के अंदर ये 4 Na और 4 Cl एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल आपके पास एक Cl को 6 Na जो है वो सराउंड कर रहे हैं। ये आगे हम इसकी रेशो देखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ NaCl इन ईच यूनिट। इन NaCl there are 8 Cl ions at each corner of the cube। ये देखें, आपके सामने एक कॉर्नर है। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है क्लोराइड आयंस को और वायलेट कलर से रिप्रेजेंट किया है सोडियम आयंस को। तो अब आप देखें, हर फेस में आपके पास देयर आर 4 Na सराउंडिंग, एक फेस की बात हो रही है। ठीक है, ईच क्लोराइड, एंड देयर आर 5 क्लोरीन एटम्स एक फेस के अंदर आपके सामने नजर आ रहे हैं, 4 कोनों के अंदर और एक सेंटर के अंदर है। ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। अगर हम 8 यूनिट सेल्स की बात करें, ईच फेस शेयर्स विद 2 यूनिट सेल्स। 2 यूनिट सेल्स के अंदर एक फेस जो है वो शेयर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसको बनाने का तरीकाकार सब सिंपल है। सबसे पहले एक क्यूब आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस क्यूब के चारों कॉर्नर्स पे आप ग्रीन एटम्स बनाएंगे जो थोड़े लार्जर इन साइज होंगे, और वो ग्रीन आयंस क्लोराइड आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हर 2 क्लोराइड के बीच आप एक सोडियम एंटर करेंगे, हर 2 क्लोराइड के बीच एक सोडियम, हर 2 क्लोराइड के बीच एक सोडियम, और फिर हर 2 सोडियम के बीच एक क्लोरीन होगी। ठीक है, ये इसकी अरेंजमेंट है। आगे चलेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस अरेंजमेंट के अंदर कि आपके पास किसी भी यूनिट सेल के अंदर देयर आर 8 एट कॉर्नर्स, 8 बाई 8 1 आ गया, 6 एट फेस सेंटर। फेस सेंटर होता है आपके सामने जो क्रिस्टल का जो क्यूबिक फेस होता है। ठीक है, तो उसके अंदर 6 होंगे, 6 डिवाइड बाय 2 3, तो टोटल आपके पास 4 Cl आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास 4 Na आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास देयर आर 12 एज सेंटर्स हैं। देखें, किसी क्यूब के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, ये तकरीबन आपके पास हर सेंटर के 12 एजेस आ जाएंगे। तो 12 सोडियम आयंस विल बी ईच एज सेंटर। तो 12 डिवाइड बाय 4 3, तो एक आपके पास हर सोडियम बॉडी सेंटर में होता है। तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 3 + 4, 3 + 1 = 4। तो 4 Na एक्चुअल में 4 Cl के साथ कंबाइन हो रहे हैं पर फेस ऑफ द क्यूब, एंड 4 NaCl बन रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन आयंस क्लोराइड आयंस हैं। ठीक है, और वायलेट जो है वो सोडियम आयंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। अब पैकिंग अरेंजमेंट्स हैं यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, पैकिंग अरेंजमेंट्स, ये सिंपल क्यूब है। ठीक है, और ये आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, और ये आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूब है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं। किसी क्यूब में सिंपल अरेंजमेंट ये है कि क्यूब के चारों कॉर्नर्स के अंदर एक तरह का एटम है, बॉडी सेंटर में चारों सेंटर के साथ एक तरह का आयन होगा, दरमियान में डिफरेंट आयन होगा, और फिर ये आपके पास ये फेस सेंटर्ड है। ठीक है, तो NaCl का स्ट्रक्चर इस फेस सेंटर से मैच करता है। आगे चलेंगे। अब हम इसकी पैकिंग की बात करेंगे। ठीक है, कि हाउ दे आर पैक्ड। अब पैकिंग का मतलब ये होता है कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स किस तरतीब के अंदर हैं। हाउ आर द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड। सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल किस तरह पैक होते हैं। ठीक है, तो
उसमें आपके पास एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपके पास हेक्सागोन्स जो है वो क्लोजली किस तरह पैक हो रही हैं आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर। ये ए टाइप अरेंजमेंट, ए टाइप मॉलिक्यूल्स हैं या ए टाइप आयंस हैं, ठीक है। वो दोनों ऊपर और नीचे होंगे और बी टाइप उनके सेंटर में पैक्ड होंगे, ठीक है। एंड दे आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर। सिमिलरली क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपके पास ए टाइप एटम ऊपर और नीचे होंगे, सी और बी टाइप दरमियान में पैक हो रहे होंगे, ठीक है। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ठीक है। इसके डिफरेंट शेप्स बनेंगे। इसी तरह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल की इस टाइप को हम ए बी कहेंगे। तो ए बी अरेंजमेंट ये बनती जाएगी जिस तरीके से ये पैक होते जाएंगे। ये देखें यहाँ कॉर्नर एजेस के कॉर्नर को मैच किया गया है ए के साथ, फिर बी सेंटर में है, फिर नीचे ए की हेक्सागोन है, ऊपर और नीचे दोनों हेक्सागोन्स हैं, तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है। इसके बाद क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमारे पास ऊपर भी एक क्यूब होगा और नीचे भी एक क्यूब होगा, दरमियान में आपके पास बी और सी टाइप एटम्स होंगे जो कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होंगे। हम इसको स्किप इसलिए करते जा रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर रिड्यूस सिलेबस। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन द टाइप्स। तीन तरह की टाइप्स आपके सामने आएंगी। एक आयनिक क्रिस्टल्स, जब क्रिस्टलाइन फोर्सेस के अंदर आयनिक कंपाउंड्स मौजूद हों उन्हें हम आयनिक क्रिस्टल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक क्रिस्टल्स। जब इनके अंदर कोवेलेंट फोर्सेस होंगी, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होगा तो उसे हम कोवेलेंट क्रिस्टल कहेंगे। और फिर मेटल के अंदर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसे हम मेटालिक क्रिस्टल कहेंगे। और चौथी टाइप है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहेंगे। हम इनकी प्रॉपर्टी को सरसरी रिव्यू देंगे, उसके बाद हमारे कल के लेक्चर के अंदर इनके डिफरेंसेस आपस में हम डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल्स की। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल्स की बेस्ट एग्जांपल है। आयनिक सॉलिड इज अ सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैथोड लेविंग चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस एनोड लेविंग चार्ज नेगेटिवली चार्ज। सोडियम कैटायन होगा और क्लोरीन एनायन होगा। They held together by electrical attraction of opposite charges. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे जब चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज आयंस अपनी प्लेस को चेंज ना कर सकें, they remain at the same place, then it will be called as the electrostatic force. उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। जैसे NaCl है वो उसके दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है और यही आयनिक फोर्सेस होती हैं जो NaCl के क्रिस्टल में हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, कि इसका क्यूबिक क्रिस्टल होता है और किस तरीके से सोडियम आयन जो है वो सराउंड करते हैं क्लोराइड आयन को। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा, चेक किया कि 6 सोडियम आयंस एक क्लोराइड आयन को एक यूनिट सेल के अंदर सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, पर फेस। उसके बाद ये इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं NaCl को, ये आयनिक क्रिस्टल्स की उसमें आता है। उसके बाद आयनिक क्रिस्टल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। द रीजन इज दैट आयनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, 801 डिग्री सेंटीग्रेड, 801 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ क्वाइट हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसको हम हाई मेल्टिंग पॉइंट के दर्जे में रखेंगे, उसकी डिग्री में रखेंगे। फिर सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल है ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ठीक है। ब्रिटल उस चीज को कहते हैं जो गिरकर टूट जाए, ठीक है, विच इज सब्जेक्टेड टू ब्रेक व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। जब उसके ऊपर शियर स्ट्रेस या कोई भी फोर्स अप्लाई की जाती है वो ब्रेक हो जाता है, उस चीज को ब्रिटल कहते हैं। जो चीज फोर्स अप्लाई करने पर अपनी लेंथ इंक्रीज कर ले, इलास्टिक हो, मेलिएबल हो, उसको मेलिएबल कहते हैं। या जब कोई चीज फोर्स अप्लाई करने पर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बना ले, ठीक है, या वायर लाइक, तो वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होती है। तो इनके अंदर मेलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी नहीं होती बिकॉज दे आर ब्रिटल। ये गिरकर इन पर फोर्स लगाएंगे टूट जाएंगे क्रिस्टल। They conduct electricity not in the solid form. Remember that जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या तो जब इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो तो होते कोई नहीं, या फिर ये आयंस मूवेबल हो। क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल के अंदर तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं, दे आर नॉट मूवेबल। लिहाजा
वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे अनटिल दे आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म या दे आर इन द मोल्टन फॉर्म। मोल्टन फॉर्म मतलब NaCl आपके पास पिघला हुआ है, ठीक है, मेल्ट हुआ है, वो मोल्टन फॉर्म। और अगर आपके पास NaCl डिजोल्व हुआ है वाटर के अंदर तो वो आपके पास आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। ओनली इन देयर मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है। फिर थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है, इन्हें आप हीट करें, हीट करने से इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, दे आर नॉट डिकम्पोज बाय हीटिंग। तो जब कोई चीज़ हीट करने से डिकम्पोज नहीं होती उसे हम कहते हैं वो थर्मली स्टेबल है। वो क्या है, थर्मली स्टेबल है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कोवलेंट क्रिस्टल्स की। कोवलेंट क्रिस्टल की सबसे बड़ी मिसाल, बड़ी एग्जांपल डायमंड है। डायमंड कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है। इसके अंदर एक नेटवर्क होता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स का एक नेटवर्क बनता चला जाता है, ठीक है। उससे ये डायमंड वजूद में आता है, ठीक है। इस वजह से क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से कमजोर है, लेकिन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नेटवर्क के अंदर इतने ज्यादा होते हैं कि वो मजबूत स्ट्रक्चर बना देते हैं, और इतना मजबूत स्ट्रक्चर बना देते हैं कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप अंदाजा लगाएं किधर 800 है, किधर 4000 है, ठीक है। और फिर डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इतना हार्ड होता है कि इसे ड्रिल मशीन के आगे, नोजल के आगे या ड्रिल मशीन के आगे जो ड्रिल होती है उसके आगे इसके क्रिस्टल्स को अटैच किया जाता है। इट कैन ड्रिल इनटू अ मेटल इवन, ठीक है। और हीट रेजिस्टेंट भी है अच्छा खासा, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ना ये हीट को कंडक्ट करता है और ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सबसे पहले कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है, सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर इन लार्ज नेटवर्क्स और चेन्स बाय द कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। लाइक आपके पास ये एग्जांपल है डायमंड की। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, हार्ड एंड रिजिड होते हैं, जाइंट कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे क्रिस्टल इज अ जाइंट मॉलिक्यूल और जाइंट कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब यहाँ पर डिफरेंस आ गया, क्यों? इसलिए कि ग्रेफाइट के अंदर आप देखें ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट होती है और इनके अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये ग्रेफाइट की एक लेयर है, ये नीचे दूसरी लेयर नजर आ रही है, तीसरी लेयर आपको नजर आ रही है। इन लेयर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर व्हिच आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लेयर्स के दरमियान जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन जब 6 की अरेंजमेंट में आती है तो उसके डेफिनेटली 6 कार्बन एटम होंगे जो एक हेक्सागोन बनाएंगे। वो हेक्सागोन आपस में बहुत सारी हेक्सागोन्स के साथ हनी कॉम्ब की तरह एक लीनियर लेयर बनाती है, ठीक है। उस वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर बच जाते हैं जो लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। दैट्स व्हाई कार्बन जो ग्रेफाइट कार्बन है, ठीक है, दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ हीट 1 किलोग्राम को एट मेल्टिंग पॉइंट उसका टेम्परेचर 8 डिग्री रेज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसे हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है किसी सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। और लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी ये एक्सपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी जो एक्सपेंशन होती है वो बहुत कमजोर होती है, मींस दे डू नॉट एक्सपेंड अपॉन हीटिंग, ठीक है। ये हीटिंग पे एक्सपेंड नहीं होते। इज दैट क्लियर? ठीक है, दे डू नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इनकी लीनियर एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेटालिक क्रिस्टल्स, डेफिनेटली नाम से जाहिर है कि मेटालिक क्रिस्टल्स दे विल बी फाउंड इन मेटल्स, ठीक है। अ मेटालिक सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव कोर्स ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल में ये होता है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई होते हैं और उन न्यूक्लियाई के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं वो सबके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरह फैले हुए होते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के बीच कि दे मेक एन इलेक्ट्रॉन सी। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल के अंदर ये बात याद रखें कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स,
दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टेंडेंसी की वजह से, मेटल की इस टेंडेंसी की वजह से मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के अंदर हीट कंडक्शन की वजह भी यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन जब हम मेटल को हीट करते हैं तो ये एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी गेन करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दैट्स वाई दे कैन कैरी एनर्जी, दे कैन कैरी थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मेटल टू अनदर पार्ट। ठीक है, तो मेटल के अंदर यही वजह होती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रीजन होते हैं। अब ये देखें, आपके पास ये मेटल के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हैं और उनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन सी मौजूद है। दीज आर द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मेटल। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है बिकॉज इनके दरमियान एक फोर्स होती है मेटालिक बॉन्ड की वजह से। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है कि एक न्यूक्लियस, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूक्लियस, चौथा इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई इनके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं, फोर्सेज एड अप हो जाती हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम्स एंड मेटालिक कोर। कोर मींस मेटल के एटमों के न्यूक्लियाई। ठीक है, तो दे आर वेरी हाई कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वेरी हाई कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके अलावा मेटल में एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज लस्ट्रस शाइन। मेटल की जो लस्टर होती है, चमक होती है, ठीक है, ये मेटल की खासियत है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, जो नॉन मेटल होने के बावजूद लस्ट्रस शाइन रखती है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी की सारी मेटल जो है वो शाइनी है और लस्ट्रस शाइन की वजह से मेटल्स को ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, खूबसूरती के लिए। जैसे गोल्ड है, इसकी लस्ट्रस शाइन बहुत ज़बरदस्त होती है। किसी भी मेटल को आप पॉलिश करें उसकी लस्ट्रस शाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, उसकी मेटल शाइन देखने को मिलेगी। मैलिएबल एंड डक्टाइल, कूटा जाना, कूट कर वायर्स और शीट्स बनाना। ठीक है, लीव इट, कूट कर उसको शीट बनाना या वायर्स में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। मेटल को जब फोर्स लगा के पुल किया जाता है तो दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वायर्स। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल एंड दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग हैमर्ड। उन्हें जब हैमरिंग की जाती है और थोड़े मारे जाते हैं मेटल के ऊपर, ठीक है, तो उससे मेटल जो है वो दे ट्रांसफॉर्म इनटू शीट्स। ठीक है, और इस तरह शीट्स बनती हैं कि जब आप मेटल की एक शीट के ऊपर हैमरिंग करते हैं तो वो स्लाइड डाउन होती है। ठीक है, उसकी स्लाइडिंग से वो एक लेयर मेटल की स्लाइड ओवर होती है दूसरी लेयर के ऊपर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर के ऊपर, तीसरी चौथी लेयर के ऊपर। इस तरह करते करते मेटल एक शीट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेटल की मैलिएबिलिटी। तो ये मेटालिक फोर्सेस की वजह से होती है क्योंकि उनके अंदर ये लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाती हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्रिस्टल सबसे वीक फोर्सेस वाले होते हैं। ठीक है, और इनकी एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है या आइस के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इनमें सबसे पहले वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट्स बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आर टर्म्ड एज अप्रॉक्सीमेटली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, सॉफ्ट क्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, आइस जैसे ब्रेक हो जाती है, ज़रा सी फोर्स अप्लाई करें दैट ब्रेक्स। और फिर दे आर नॉन कंडक्टर। ठीक है, नॉन कंडक्टर इसलिए होते हैं कि जब तक ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इनके अंदर चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, और आयंस भी नहीं होते, सो इट इज़ डिफिकल्ट, इनके दरमियान किसी किस्म की फोर्सेस नहीं होती, बहुत वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दीज वीक फोर्सेस ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन क्रिस्टल्स है, इनमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। याद रखें, आइस बेसिकली सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है दैट नेवर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, अच्छा जी, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है जी, और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेशक ना करें।
लोग तो चैनल लगातार धड़ाधड़ सब्सक्राइब करी जा रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह एक दिन आप भी दिल के हाथों मजबूर होकर ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और घंटी के बटन को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से लाएं ताकि घंटी बजे, ठीक है। और फिर वो जब भी नई वीडियो आए तो आपके कानों में वो कड़ंग कड़ंग की आवाज़ें आएँ, टना टन हो, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको तब तमाम वीडियोज़ भी मिलेंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।